हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 के विषय हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 2 की काव्य खंड से तीसरा पाठ, जिसका शीर्षक है कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, इन दो कविताओं का भावार्थ बताऊंगी, जिसके रचयिता कुंवर जी नारायण हैं। इन कविताओं का भावार्थ बताने से पहले मैं आपको कवि का जीवन परिचय बता दूं। कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। इन्होंने अनेक देशों की यात्रा की है। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। इन्होंने चिंतन परक लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा केरल का कुमारन आशान पुरस्कार आदि। इनकी रचनाओं में हम कह सकते हैं कि ये तीसरे शतक के प्रमुख कवि हैं। वो तारशतक जिसकी रचना, जिसकी स्थापना अज्ञेय ने की थी, जिसके 3 भाग थे, पहला, दूसरा और तीसरा। कुंवर जी नारायण जो कवि हैं वो तीसरे शतक के कवि हैं। तीनों सप्तकों में 7-7 कवियों का समूह था। इनकी रचनाओं के बारे में हम कह सकते हैं, इनके काव्य संग्रह हैं चक्रव्यूह 1956 में प्रकाशित हुआ, परिवेश, हम तुम, आपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि। प्रबंध काव्य में है इनकी रचना है आत्मजयी, कहानी संग्रह आकारों के आसपास, समीक्षा आज और आज से पहले, सामान्य, मेरे साक्षात्कार। कुंवर जी की काव्यगत विशेषताओं के विषय में कहा जाएगा कि कवि ने कविता को अपने सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता दी। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारीपन, सतहीपन और वैचारिक धुंध की बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। कुंवर जी नारायण नगरीय संवेदना के कवि हैं। इनके यहाँ विवरण बहुत कम है, परंतु वैयक्तिक तथा सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। इनकी भाषा शैली के विषय में कहा जा सकता है कि भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। इनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। यानी कि इनकी रचनाओं में सत्य का, समाज का सत्य रूप भी परिलक्षित होता है और साथ ही साथ कल्पना और सृजनशीलता का भी समाहार है। सीधी घोषणाएं और फैसले इनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन की मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन इनकी कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। यहाँ जो इनकी 2 कविताएं हैं, जिसमें पहला है कविता के बहाने। कविता के बहाने कविता कवि की कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है। यह आशंका जताई जा रही है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा, अर्थात कि मनुष्य जो है वो भौतिक जीवन के साथ साथ वह एक यंत्र की भांति अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। वहीं दूसरी कविता, जिसका शीर्षक है बात सीधी थी पर, यह कविता कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह से संकलित है। इसमें कथ्य के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में
मानते रहे हैं या जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने अर्थ होते हैं। ये सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही रचना प्रभावशाली बनती है। इसके साथ ही अब मैं कविता का भावार्थ आपको बताऊंगी। कविता का शीर्षक है कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। ये जो कविता है इसके रचयिता कुंवर नारायण जी इसमें कहना चाहते हैं कि कविता की यात्रा के बारे में वो बताना चाहते हैं, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते, यानी कि कल्पना जो है वो असीमित होती है। इस पद्यांश में कवि बताना चाहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कहता है कि कविता कल्पना की उड़ान है और इसे सिद्ध करने के लिए वो कहता है कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। इस बात को प्रमाणित करने के लिए वो चिड़िया का उदाहरण देता है। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में यह भी बताता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। बाहर भीतर इस घर उस घर, चिड़िया घर के अंदर बाहर या घर से इस घर से उस घर, यानी कि एक घर से दूसरे घर तक उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कहता है भावों की कोई सीमा नहीं है। कविता घर घर की कहानी कहती है, वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। कवि जिन चीज़ों से अपनी कविता की तुलना करता है, अपनी सृजनशीलता की, अपनी कल्पनाशीलता की तुलना करता है, फिर उन्हीं चीज़ों की, उन्हीं उदाहरणों को मिथ्या साबित कर वह उससे विशेष अपनी कल्पना को बताता है। यहाँ इस पद्यांश में कवि ने सरल एवं सहज भाषा की सशक्त अभिव्यक्ति की है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है, वहीं कविता का मानवीकरण किया गया है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग है और कविता की उड़ान भला में अनुप्रास अलंकार है। कविता की इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ ही हम अगला पद देखेंगे। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यहाँ कवि जो कविता की यात्रा के बारे में बताता है, तो पहले जो चिड़िया है, फिर फूल से लेकर बच्चे तक की। कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा की कोई सीमा नहीं होती, यानी कल्पना जो है वो असीमित होती है। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित रहता है, उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होते हैं। यानी कि जैसे फूल जो है वो कली से फूल बनते हैं, खिलते हैं, उसकी सुंदरता से कवि मन आकर्षित हो काव्य की रचना कर सकता है, यानी कि वो एक बहाना हो सकता है काव्य रचना का। लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल से कविता में रंग भाव आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। फूल की एक समय सीमा होती है अपनी सुंदरता और खुशबू बिखेरने की, उस समयावधि के बाद वो समाप्त हो जाता है। लेकिन कविता जो है
उसकी परिणति निश्चित होती है। वे घर के अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं, परंतु शीघ्र नष्ट नहीं हो जाते। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहते हैं, इस बात को फूल नहीं समझ पाता। कविता की रचना के लिए फूल कोई बहाना तो बन सकता है, लेकिन कविता और फूल में साम्यता नहीं हो सकती, क्योंकि फूल का खिलना और उसकी सुगंधों का बिखरना, सुगंधों का फैलना एक निश्चित समयावधि तक ही संभव है, लेकिन कविता तो है जिसका कोई अंत समय ही नहीं है। वो हम उसको जब चाहें जितने समय बाद भी पढ़ें, वो हमें उतना ही आनंद देती है, उतनी ही अपने विचारों से, अपने भावों से हमें प्रभावित करती है। अगली पंक्ति सुनिए। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। यहाँ अब कवि जो है कविता को बच्चों के खेल का सामान मानता है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलते हैं, उसी प्रकार कविता शब्दों की क्रीड़ा है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी खेलना शुरू कर देते हैं, वैसे ही कवि के मन में कभी भी भाव जो है वो प्रस्फुटित हो जाते हैं, कभी भी भाव उत्पन्न हो जाते हैं और वो शब्दों के साथ खेलने लगता है। यह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी कभी भी तथा किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। जैसे बच्चे जो हैं वो किसी भी स्थान पर खेलना शुरू कर देते हैं, वैसे ही कभी भी कविता के शब्द मन में प्रस्फुटित हो सकते हैं, कभी भी भाव कवि के मन में उत्पन्न हो सकते हैं। वो जगह कोई भी हो सकती है, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चे ही जाने। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के लिए भी सभी भर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय अपने पराये में भेद नहीं करते। इसी तरह कवि अपने शब्दों से आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। बाहर भीतर से तात्पर्य यह है कि वो बाहर से आकर्षित हो, भीतर से उसके शब्द प्रस्फुटित होते हैं और दोनों के मनोभावों को एक नया रूप वो प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है और कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता। यहाँ बच्चा ही जाने पंक्ति से बाल मन की सरलता की अभिव्यक्ति होती है। मुक्त छंद है, बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है, वहीं साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही आगे की जो दूसरी कविता है, बात सीधी थी पर, जिसका शीर्षक है बात सीधी थी पर, इसको हम अब पढ़ेंगे। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इसमें भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। इस रचना में कुंवर नारायण जी भाषा की सहजता की बात कहते हैं और बताते हैं कि अक्सर चमत्कार के चक्कर में भाषा दुरूह और कठिन हो जाती है। कवि कहता है कि वह अपने मन के भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहता है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई, परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए उसे प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा। कवि कहता है कि भावों की सहज अभिव्यक्ति वो करना चाहता था, परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए, यानी कि समाज के प्रतिकूल मैं न कुछ कह दूं, वह भाषा को रूप में प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा, पर भाषा के चक्कर में भावों की सहजता जो है वो नष्ट हो गई। कभी कभी हम दिखावे के चक्कर में जो मूल अस्तित्व होता है वो समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ भी कवि कह रहा है
कि भाषा को आकर्षक बनाने के चक्कर में उसका जो मूल भाव था वो ही समाप्त हो गया। कवि कहता है कि मैंने मूल बात को कहने के लिए शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदला। कहता है ना कवि कि उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। तो वो कहता है कवि यहाँ कि फिर उसके रूप को बदला तथा शब्दों को उलट पुलट कर प्रयोग किया। कवि ने कोशिश की या तो इस प्रयोग से उसका काम बन जाए या फिर भाषा के उलट फेर के जंजाल से मुक्त हो सके, कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। कवि कह रहा है कि या तो उस भाषा में मेरे भावों की अभिव्यक्ति हो जाए, मेरी बात बन जाए, या कविता इस भाषा के जाल से बाहर आए और अपनी सीधी अभिव्यक्ति कर दे। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। परंतु कवि ने कोशिश की या तो इस प्रयोग से उसका काम बन जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कवि को कोई भी सफलता नहीं मिली। उसकी भाषा के साथ साथ कथ्य भी जटिल होता गया। इस पद्यांश में कवि ने भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया है। कभी कभी कविजन, साहित्यकार या लेखक अपनी भाषा को परिनिष्ठित और परिमार्जित और बहुत उम्दा बनाने के चक्कर में उसे इतना क्लिष्ट बना देते हैं कि वो आम जन के नज़दीक नहीं पहुंच पाता। भाषा सरल, सहज, साहित्यिक खड़ी बोली है और टेढ़ी फंसना, पेचीदा होना आदि मुहावरों का सुंदर प्रयोग है, और साथ साथ शब्दों की पुनरावृत्ति के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके साथ ही अगला पद्यांश हम देखेंगे। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। इस कविता में भाषा की सहजता पर कवि कह रहा है। कवि कहता है कि जब उसकी बात पेचीदा हो गई तो उसने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा। हल ढूंढने की बजाय वह और अधिक शब्द जाल में फंस गया। बात का पेंच खुलने के स्थान पर टेढ़ा होता गया और कवि उसे अनुचित रूप से कसता चला गया। इससे भाषा और कठिन हो गई। शब्दों के प्रयोग पर दर्शक उसे प्रोत्साहन दे रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। कवि कह रहा है कि मैंने अपनी भाषा को आकर्षक बनाने के लिए उसको बहुत ही क्लिष्ट कर दिया, बहुत ही कठिन कर दिया, लेकिन मैंने भाषा का प्रदर्शन मैंने बहुत अच्छा किया, जिससे मुझे लोगों की शाबाशी भी मिली। कवि कह रहा है ना कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। कवि कह रहा है कि कितनी भी मुश्किल हो रही थी मूल भावों की अभिव्यक्ति में, फिर भी मैंने उसे धैर्य से समझा नहीं। मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि भाषा के जाल में फंसकर मेरे मूल भावों की अभिव्यक्ति जो है वो कहीं न कहीं बाधित हो रही है, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने उसे आसान बनाने के बजाय, भावों की अभिव्यक्ति की मूलता पर ध्यान देने की बजाय उसे और क्लिष्ट बनाता चला गया। मैं उसे और भाषा और शब्दों के जाल में फंसाता चला गया, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह, क्योंकि लोगों की शाबाशी, प्रशंसा मुझे मिल रही थी कि मैंने बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग किया है, जबकि मुझे ये पता था कि जिस भाषा की अभिव्यक्ति में मैंने उसके मूल भाव की अभिव्यक्ति को कहीं दबा दिया है। इस वाह वाह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। वहीं पेच कसने के बिंब से कवि का कथ्य प्रभावी बन गया है। ये बात हमें बेहतर समझ में आती है कि किसी चीज़ को अगर हम ढीला करना है और हम उसको अगर उल्टा घुमाते हैं तो पेच और कस जाता है और उस चीज़ को खोलना और मुश्किल हो जाता है। इस उदाहरण के माध्यम से कवि ने अपने प्रयोग को समझाने का प्रयास किया है कि कैसे भाषा
में वो और कसता चला गया और भावों की अभिव्यक्ति जो है वो और मुश्किल होती चली गई। अगला पद्यांश देखते हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, ज़ोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? देखिए, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं ये। कवि कहता है कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि अपने बात कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा। परिणाम वही हुआ जिसका कवि को डर था। जैसे पेंच के साथ, यानी कि जब हम ज़ोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और भाषा में बेकार घूमने लगी। जैसे हम पेंच के साथ ज़बरदस्ती करने से उसकी चूड़ियाँ समाप्त हो जाती हैं और वो घूमने लगता है, उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की बात का प्रभाव नष्ट हो गया। यानी कि उसके मूल भाव की अभिव्यक्ति जो है वो नष्ट हो गई, समाप्त हो गई और वह बनावटीपन में ही खो गया। उसकी अभिव्यंजना समाप्त हो गई। जिस बात की अभिव्यंजना अभिव्यक्ति वो करना चाहता था, वो तो अभिव्यक्ति ही नहीं हो पाई, वो तो भाषा के जाल में फंसता ही चला गया। फिर कभी आगे कहता है कि हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। अंत में कवि जब अपनी बातों को स्पष्ट नहीं कर सका तो उसने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया। जैसे पेंच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है, यानी कि उसका कसाव जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो घूमने लगता है, तो उसे ठोक दिया जाता है। ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत, परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं थी, शब्दों में ताकत नहीं थी, कविता प्रभावहीन हो गई। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। जब वह अपनी बात स्पष्ट न कर सका तो बात ने शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते कवि से पूछा। जैसे किसी बच्चे से, बहुत हम शरारती बच्चे से परेशान हो जाते हैं और पसीने पसीने हो जाते हैं उसे संभालने में, वैसे ही कविता जो है, कविता को संभालते संभालते, यानी कि उसके भाषा और भावों के सामंजस्य को बिठाते बिठाते कवि जो है वो थक गया है, पसीने पसीने हो गया है। और वो शरारती बच्चे की तरह कविता उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुभता से प्रयोग करना नहीं सीखा? कवि ने कविताओं की यहाँ आडंबरपूर्ण भाषा पर व्यंग किया है कि जैसे हम दिखावे के चक्कर में, अपनी भाषा में अपनी विद्वता को दिखाने के चक्कर में हम भावों की अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं देते, इसी पर कवि का व्यंग है। कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है। ज़ोर ज़बरदस्ती, पसीना पोंछने में अनुप्रास तथा बात की चूड़ी में रूपक अलंकार है। कील की तरह ठोकना तथा भाषा को ज़बरदस्ती जटिल बनाने का परिचायक है। मुक्तक छंद है और काव्यांश में खड़ी बोली का प्रतीक है। यहाँ जो आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगी। पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। इसका उत्तर हम कह सकते हैं, या इसका अर्थ यह है कि भेदभाव, अंतर वो अलगाववाद को समाप्त करके सभी को एक जैसा समझना। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय
धर्म, जाति, संप्रदाय, छोटा बड़ा, अमीर गरीब आदि का भेद नहीं करते, उसी प्रकार कविता को भी किसी एक वाद या सिद्धांत या वर्ग विशेष की अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए। कविता शब्दों का खेल है। कविता का कार्य समाज में एकता लाना है। अगला प्रश्न है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? कविता का उड़ने और खिलने से सीमा संबंध है। सीमा संबंध है। जैसे चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर जाती है, परंतु कविता कल्पना के सहारे बहुत ऊंचे तक उड़ती है। यह काल की सीमा में नहीं बंधी, काल की सीमा तक को लांघ जाती है। इसी तरह कविता फूल की तरह विकसित होती है। फूल अपनी सुंदरता व गंध से समाज को प्रसन्न रखता है। उसी तरह कविता भी मानवीय भावों से विकसित होकर तरह तरह के रंग दिखाती है तथा उसकी खुशबू सनातन है, वह हर युग में मानव को आनंद देती है। अगला प्रश्न है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? अथवा इसी पर दूसरा प्रश्न बन सकता है कि कविता को बच्चों के समान क्यों कहा गया है? इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि कविता और बच्चों के क्रीड़ा क्षेत्र का स्थान व्यापक होता है। बच्चे खेलते कूदते समय काल, जाति, धर्म, संप्रदाय आदि का ध्यान नहीं रखते। वे हर जगह हर समय वो हर तरीके से खेलते हैं। उन पर कोई सीमा का बंधन नहीं होता। और कविता भी शब्दों का खेल है। शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य आदि उपकरण मात्र हैं। इसमें निस्वार्थता होती है। बच्चों के सपने असीम होते हैं। इसी तरह कवि की कल्पना की भी कोई सीमा नहीं होती। अगला प्रश्न है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार होगा, कवि का मानना है कि कविता कभी मुरझाती नहीं है, वह अमर होती है तथा युग युगांतर तक मानव समाज को प्रभावित करती रहती है। अपनी जीवंतता की वजह से उसकी महक बरकरार रहती है। कविता के माध्यम से जीवन मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। अब इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? इसका अर्थ यह है कि कोई भी रचना करते समय कवि को आडंबरपूर्ण यानी कि दिखावे वाली, भारी भरकम समझ में न आने वाली शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी बात को सरल, सहज व व्यवहारिक भाषा में कहना चाहिए ताकि आम लोग कवि की भावना को समझ सकें। इसी के साथ हम अंतिम प्रश्न देखते हैं कि बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे? या इस पर दूसरा प्रश्न भी बन सकता है, किसी रचना में भाव की प्रधानता महत्वपूर्ण है या भाषा की? कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। बात और भाषा, इसके उत्तर में हम कह सकते हैं बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, परंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसका कारण उपयुक्त शब्दों का प्रयोग न करना होता है। मनुष्य अपनी भाषा को कठिन बना देता है तथा आडंबरपूर्ण या चमत्कारपूर्ण शब्दों से अपनी बात को कहने में स्वयं को श्रेष्ठ समझता है। इससे वह अपनी मूल बात को कहने में असफल हो जाता है। मनुष्य को समझना चाहिए कि हर शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ होता है, भले ही वो समानार्थी या पर्यायवाची हो। शब्दों के चक्कर में उलझकर भाव अपना अर्थ खो बैठते हैं। इसके साथ ही ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।